हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा यह पहला लेक्चर सीयूईटी के हिंदी भाषा के ऊपर होने वाला है, जिसका टॉपिक है हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा के परिचय के क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा का विकास। यह आप बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है, यानी विश्व में 3000 भाषा बोली जाती है, उसमें से हिंदी एक है। यह विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा चौथा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा है। ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा चीनी बोली जाती है, उसके बाद स्पेनिश, तब अंग्रेजी। ठीक है। और उसके बाद आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो इसका याद रखिएगा वियोगात्मक। ठीक है। आगे हिंदी भाषा परिवार के आधार पर इंडो यूरोपियन अर्थात भारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपियन दोनों को मिला के जो भाषा बनी उसे भारोपीय कहते हैं। भारत और यूरोपीय दोनों को मिला के जो भाषा बनी उसको भारोपीय कहते हैं। ठीक है। इसी में हिंदी आती है। और भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला भारोपीय, जिसमें 73% लोग उसको बोलते हैं। दूसरा द्रविड़, जो दक्षिण भारत की मुख्य भाषा है, द्रविड़, जिसमें 25% लोग हैं। तीसरा है आस्ट्रिक 1.3%। और चीनी तिब्बती, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें चीनी तिब्बती बोला जाता है, जिसमें 0.7% लोग इसको बोलते हैं। अब हिंदी भाषा का विकास क्रम की बात करते हैं तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, यानी हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। यह हिंदी जो है संस्कृत से पाली में फिर परिवर्तित हुई, उसके बाद पाली से प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवट में, तब प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले ये हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, उसके बाद पाली, जो बौद्ध काल की भाषा पाली मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद पाली आई, तब उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन होकर सरल हुआ, उस प्राकृत हुई, तब अपभ्रंश हुई, तब अवट हुई। ठीक है। उसके बाद अवट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। अब इसके विकास क्रम के रूप में बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चार्ट को आप याद रखिएगा। संस्कृत से पाली आई। ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो संस्कृत से हुई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई। ठीक है। उसके प्राकृत के बाद अपभ्रंश, तब अवट, तब प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। अब इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे अपभ्रंश के ऊपर। तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी हुआ। ठीक है। मतलब कि इसमें जो साहित्य की रचना हुई, कोई भी भाषा रहती है तो उसमें साहित्य की रचना होती है। तो क्या है कि उसमें इसका कालक्रम कितना है, 500 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। लेकिन इसमें साहित्य रचना कब हुई, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। अपभ्रंश से जो भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ उस पर बात करेंगे। तो अपभ्रंश के कुछ भेद है, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर, महाराष्ट्री। तो उसमें सौरसेनी के अंतर्गत आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। मागधी में बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। मतलब कि जो उस समय मगध का एरिया था। ठीक है। जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम का कुछ क्षेत्र आता था, उससे करेंगे। ठीक है। खस है तो खस में पहाड़ी क्षेत्र में, बराचर में पंजाबी सिंधी हो गया। महाराष्ट्री है तो आप महाराष्ट्री से मराठी समझ लेंगे। सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी से हम मतलब कि जो सूरसेन आप महाजनपद पढ़ेंगे तो वहाँ सूरसेन महाजनपद आएगा, तो उसमें है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती सौरसेनी में आते हैं। इस चार्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस पर हम लोग MCQ अलग से करेंगे। उसके बाद हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ऐसा बताया जाता है कि जो फारसी लोग थे या फिर ईरानी जो थे, वो कहते थे कि इस सिंधु के पार जो लोग रहते हैं, तो उसको हिंदू कहते थे। ठीक है। तो हिंदू की वहाँ की भाषा जो हो गई कि हिंदी हो गई। इस तरह से हिंदी शब्द मतलब कि बना है। ठीक है। हिंदी मूलतः फारसी शब्द है, न कि हिंदी का। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिंदी भाषा जो है वो एक हिंदी भाषा का शब्द नहीं, वो फारसी शब्द है। जब हम आगे बात करेंगे तो फिर वहाँ बताएंगे कि जो हिंदी है, हिंदी में तरह विदेशज शब्द है एक। ठीक है। तो वहाँ विदेशी शब्दों को लिया गया है। हिंदी की ये सबसे अच्छी बात है कि वो जो दूसरे भाषा की
शब्द है, ठीक है, या वर्ड है, उसको अडॉप्ट बहुत जल्दी करती है। जैसे कि हम अपने नॉर्मल बोलचाल में अभी तक खुद हम बोल चुके होंगे कि अभी तक हिंदी में ही अंग्रेजी शब्द का बहुत उपयोग कर चुके होंगे। ये हिंदी की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अडॉप्ट किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है तो इसमें हिंदी हिंदी भारत, ये हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अब इससे क्या मतलब है कि राजभाषा का मतलब है कि राजकीय काम की भाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा का मतलब हो गया पूरे राष्ट्र की भाषा। तो हिंदी तो पूरे राष्ट्र की भाषा है नहीं। दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ तमिल, तेलुगु इत्यादि बोले जाते, द्रविड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। राजभाषा मतलब कि राज्य के कामकाज की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है ये हमेशा बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हिंदी का संविधान में उल्लेख जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हुआ है, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसमें ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का हिंदी के लिए मतलब कि उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। सॉरी। तो इसके लिए 343 बताएंगे, जबकि 351 में क्या बताया गया है कि इसमें हिंदी जो राजभाषा है उसके विकास के योगदान के लिए 351 में बताया गया है। अब इस और किस किस अनुसूची में आती है, तो हिंदी 8वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। हिंदी 8वीं अनुसूची में है, और जो भारतीय भाषा या कुछ भाषा है क्षेत्रीय भाषा, वो 8वीं अनुसूची में आती है, जिसमें हिंदी सहित 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, 22 भाषा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। अब बात करते हैं भाषा और उपभाषा के ऊपर, ठीक है। पहले उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो बोली न रहकर उपभाषा रह जाती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए बोली क्या है, ठीक है। तो ये बोली क्या है, जो किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। जैसे कि सब कुछ करिए कि जो वाराणसी का एरिया है, बनारस का एरिया है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। तो ये भोजपुरी एक बोली हो गया, ठीक है, न कि भाषा हो गया, ओके। अब खैर भोजपुरी में साहित्य रचना हो रही है तो वो उपभाषा का रूप ले रही है धीरे धीरे। अब उपभाषा में बात करेंगे, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। जैसे कि भोजपुरी में अभी साहित्य रचना होने लगी है या हो रही है, तो उस क्षेत्र का विस्तार हो गया। जैसे कि भोजपुरी का वो भोजपुरी बेल्ट जो है उसका विस्तार हो रहा है। अब उसके बाद आता है भाषा, बोली या उपभाषा के परिनिष्ठित रूप। यहाँ परिनिष्ठित से क्या अर्थ है कि एक व्याकरणिक रूप से जो उसमें व्याकरण अडॉप्ट हो जाए, व्याकरण उसमें समाहित हो जाए बोली में या उपभाषा में, तो उसको भाषा कहने लगते हैं, ठीक है। जिससे इसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी, जैसे कि हिंदी की शाखा क्या है, भोजपुरी है। जब भोजपुरी में व्याकरण आ जाएगा, उसमें साहित्य रचना होने लगेगी, तो वो एक भाषा का रूप ले लेगी। उदाहरण के लिए हिंदी एक पहले बोली थी, एक क्षेत्र विशेष थी, उसके बाद उसमें व्याकरण आया, ठीक है, व्याकरण के उसमें शुद्धता आई, परिनिष्ठित हो गई, तो वो एक भाषा बन गई। अंग्रेजी, ये समझ रहे हैं। अगला बात है, इसके बाद है सर्वप्रथम एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन जिनको कहते हैं, कि 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषा में बोली का वर्गीकरण किया। ये बात हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले भाषा एवं उपभाषा बोली का वर्गीकरण कब किया गया था, 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर एक लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा किया गया, ठीक है। इसका कौन थे प्रशासनिक अधिकारी, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हमेशा याद रखिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जब इसका सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ तो 5 साल बाद इसकी रिपोर्ट आती है 1894 ईस्वी में, ठीक है। जो फिर उसके बाद भाषाई सर्वेक्षण किया गया जो 1927 में संपन्न हुई, ठीक है। इस सर्वेक्षण के में जो रिपोर्ट आई उसको क्या दिया गया नाम, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हिंदी की बोली को 5 उपभाषाओं में बांटकर उसकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से प्रस्तुत किया गया। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि हिंदी की बोली को है, ठीक है, हिंदी क्षेत्र को उसकी बोली के आधार पर बांट करके 5 भाषा में उपभाषा में बांट दिए। अब उस पर वो अपना डिवीज़न कर दिए। अब देखेंगे कौन कौन सी थी उपभाषा। तो राजस्थानी, जो राजस्थान का एरिया है, ठीक है, तो वहाँ राजस्थानी बोली जाती उपभाषा हो गई। और उसके अंदर कौन कौन बोली थी, ठीक है,
तो उसमें आया मारवाड़ी, जिसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया जयपुर और दुरांडी, पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद मेवाती, ठीक है। और उसके बाद मालवा, मालवी, जो कि मालवा के क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। ये उसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान जो है वो हो गया। उसके बाद आई पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में क्या आ गया, कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, बांगड़ू या हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ये क्या है कि कौरवी और जो बांगड़ू या हरियाणवी है, खड़ी बोली, वो हरियाणा के क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोला जाता है। ब्रज भाषा मथुरा का जो एरिया है वहाँ बोला जाता है। बुंदेली, बुंदेलखंड के जो आसपास का एरिया है वहाँ। कन्नौजी, जो कन्नौज के आसपास का एरिया है वहाँ कन्नौजी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में आपको आगे फिर ये भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में अवधी, अवधी बोली जाती है। अवध का जो एरिया है, अयोध्या का जो एरिया है वहाँ। उसके बाद बघेली, मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है, जो बघेलखंड का एरिया है, बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है, बोली, वो छत्तीसगढ़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद बिहार में आ गए, तो बिहार में मेनली 3 हैं, भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी आपको उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, बिहार में दोनों जगह बोली जाती है। उसके बाद मगही, जो मगध का क्षेत्र है, ठीक है। मगध से मगही बना है, जो मगध का क्षेत्र है वहाँ बोला जाता है। बिहार में जो मगध का एरिया था वहाँ मगही बोला जाता है। उसके बाद मिथिला, मैथिली है, जो मिथिला के क्षेत्र में बोली जाती थी बोली, उसको मैथिली कहा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुमाऊनी, जो कुमाऊँ प्रदेश है, ठीक है, जो ये उत्तराखंड में कुमाऊँ एरिया जो है वहाँ पे गढ़वाली, गढ़वाल का जो एरिया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिला के वहाँ की जो बोली बोली गई उसको कुमाऊनी और गढ़वाली कहा गया। उसके बाद आता है बात लिपि का, तो लिपि क्या है, ठीक है। तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, ठीक है। जो हम बोले उसको भाषा कहते हैं। उच्चारण किए, ठीक है, उच्चारित बोल के जो किए वो भाषा, बोल के जो किया गया वो भाषा हो गया। जबकि लिखित वर्णों के संकेतों की सहायता से भाव विचार व्यक्ति लिपि कहलाती है। उसको जब हम लिखेंगे, जिस शैली से लिखेंगे उसको लिपि कहेंगे। लिपि, भाषा क्या होती है, भाषा को हम सुन सकते हैं, ठीक है। जो हम बोलेंगे हमारी जो भाषा है उसको सुन सकते हैं, जबकि लिपि दृश्य होती है। और एक हमेशा बात याद रखिए कि भाषा में किसी भी साहित्य भाषा में आपका लिपि का होना बहुत ज़रूरी है। लिपि नहीं हो तो लिखी कैसे जाएगी, ठीक है, दिखेगी कैसे, समझेंगे कैसे। भारत की सभी जो लिपियाँ हैं वो कहाँ से निकली है, ब्राह्मी लिपि से निकली है। अब देवनागरी, हिंदी की भाषा देवनागरी है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, देवनागरी लिपि के स्वरूप के ऊपर। यह जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। बाईं से शुरू करके आप जब लिखते होंगे देवनागरी नॉर्मल हिंदी लिखी जाती है तो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। जबकि फारसी उर्दू क्या है, फारसी लिपि हो गया जिसमें उर्दू आया, तो उर्दू क्या लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। जैसे कि हमने ये दाहिने साइड धीरे धीरे लिखते जाते हैं, जबकि वो दाहिने साइड से लिखते लिखते बाएं साइड आते हैं, ठीक है। यह अक्षरात्मक लिपि है। हिंदी कैसी लिपि है, तो हिंदी देवनागरी कैसी लिपि है, सॉरी, देवनागरी कैसी लिपि है, तो यह अक्षरात्मक लिपि है, सिंबॉलिक लिपि है। जबकि रोमन लिपि कैसी है, अंग्रेजी कैसी है, यह वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। मतलब कि ये इसमें अल्फ़ाबेटिकल चलता है, जबकि हिंदी में क्या है कि वो सिंबल से चलता है, ठीक है। अब देवनागरी लिपि के गुण की बात करेंगे, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम इस पर बात करेंगे कि देवनागरी लिपि में ध्वनि के लिए एक वर्ण संकेत होता है। जैसे कि अ बोलेंगे तो अ के लिए सिर्फ एक अ ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। एक वर्ण संकेत के लिए अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त, इसमें हमेशा एक ध्वनि के लिए एक ही व्यक्त होगा। जैसे कि यू है, सपोज करिए कि अ लिखे तो हमेशा अ ही पढ़ा जाएगा। जबकि अंग्रेजी में क्या है कि CUT कट कट हो गया, और PUT पुट हो गया। ये उसमें हिंदी वाली अंग्रेजी वाली बात हिंदी में नहीं है, एक निश्चित है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, जो ध्वनि है वही वर्ण है, मूक वर्ण नहीं। यहाँ कोई साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में क्या है कि वहाँ साइलेंट हो जाता है, यहाँ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक यहाँ इस क्या है सबसे बड़ी, एक वर्ण दूसरे वर्ण के समान नहीं है। उच्चारण में सूक्ष्म भेद को ही प्रकट करने की क्षमता है। यहाँ उच्चारण में जब ये जब उच्चारण करेंगे तो ह्रस्वी दीर्घी, आगे बात करेंगे उस पर, ह्रस्वी दीर्घी को, तो उसमें भी हम उसके उच्चारण से पकड़ सकते हैं कि कौन सी वाली बोली गई है, बड़ी ई ह्रस्वी बोली गई है या दीर्घी बोली गई है, ठीक है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप है। ये हो गया। प्रयोग बहुत व्यापक, इसका प्रयोग बहुत व्यापक है, ठीक है।
जो देवनागरी लिपि है वो संस्कृत की भी लिपि है, हिंदी की भी लिपि है, मराठी की लिपि है, नेपाली की भी लिपि है, ठीक है। 4 भाषाओं की ये लिपि है। यह भारत की अन्य भाषाओं की लिपि है। कुछ दोष हैं इसके, जैसे कि यहाँ 403 अक्षर हो जाते हैं, तो उसको टाइप और प्रिंटिंग में ज़्यादा समस्या है, जबकि हिंदी में 26 ही हैं, तो वहाँ कम दिक्कत है। हाँ, अनावश्यक वर्ण है, जिसमें बहुत सारे यहाँ आपको संयुक्त वर्ण इत्यादि आ जाते हैं, जो इसका कोई शुद्ध उच्चारण के साथ नॉर्मली नहीं कर पाता है। इसमें द्विरूप वर्ण भी है, समरूप वर्ण है, जैसे कि ख है, ख में र व का जो कभी-कभी वो दिक्कत आ जाता है। म में भ का भ्रम हो जाता है, अगर कोई हाथ से लिख रहा है तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब कि वर्ण संयुक्त अक्षर बहुत जल्दी बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे, अब कुछ एमसीक्यू है उस पर बात करने वाले हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ये हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी का सही विकास क्रम क्या है, तो हमने बताया कि हिंदी पहले संस्कृत आई, उसके बाद संस्कृत से पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, तब अपभ्रंश आई, ठीक है, तब हिंदी आई। उसके बाद अवहट आई, तब हिंदी आई। तो अवहट का बात अभी है नहीं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी का उल्लेख किया गया है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 343 से 351 तक जो राजभाषा संबंधी है, हिंदी संबंधी, उसका उल्लेख किया गया है। किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ये अभी हम पीछे बात कर चुके हैं इसके लिए, कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, इसलिए उसी उपलक्ष्य में हम उस दिन हिंदी दिवस मना देते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर बुंदेली बोली क्या है, इसके लिए बात की कि बुंदेली कहाँ बोली जाती है। बुंदेलखंड का जो एरिया है, तो उसमें पश्चिमी हिंदी की बात आई। तो जो पश्चिमी हिंदी में आपको बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश वगैरह के, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के एरिया में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी आपको राजस्थान में बोली जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसलिए विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये बताया हमने। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, इस पे हम बात कर चुके हैं। और आगे इसके लिए हम एक दिन एमसीक्यू सेशन लेंगे स्पेशल। और अभी बात कर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से, ये हमारा ईमेल है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल या किसी टेलीग्राम पे या हेल्पलाइन नंबर पे कहीं पे मैसेज करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ आपको एक अच्छे फॉर्मेट में, एक टाइप्ड फॉर्मेट में आपको नोट्स पीपीटी अवेलेबल होंगे, साथ साथ लेक्चर भी अवेलेबल होंगे। तो आप जस्ट एक मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम बच्चों तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।